everyone, you are welcome to my channel and I'm Creative Learning. In today's video, we are doing the chapter Empires and Kingdoms 6th to 10th centuries. This is chapter 3rd from class 7 social science book Exploring Society, India and Beyond part 2. हमारा मेन फोकस इस वीडियो में इसके मेन पॉइंट्स पर है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बहुत बहुत लंबा है. नोट्स से आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. द पीरियड फ्रॉम 6 to 10th सेंचुरी सीई. सीई क्या होता है? कॉमन एरा, अर्थात जीसस क्राइस्ट से जब आप पढ़ते हैं उनके बर्थ से लेकर वो कॉमन एरा कहा जाता है. जैसे अब 2026 सीई है. ये रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशियंट टू द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री. जो ये 6 से 10 सेंचुरी तक का पीरियड है, ये एंशियंट से अर्थात प्राचीन काल से अर्ली मिडिवल पीरियड जो माना जाता है हिस्ट्री में, उसमें ट्रांजिशन यानी कि कैसे वो बदला एंशियंट से मिडिवल पीरियड में, उसको दर्शाता है. फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर. डिक्लाइन का मतलब पतन होना, खत्म होना. गुप्ता एम्पायर जब वीक होने लगा, डिक्लाइन हो गया, पॉलिटिकल पावर फ्रैगमेंटेड इनटू वाइब्रेंट कॉम्पीटिंग रीजनल किंगडम्स. तो जो पॉलिटिकल पावर थी वो टुकड़ों में बट गई और बहुत सारे बड़े ही वाइब्रेंट कॉम्पीटिंग अर्थात एक दूसरे से कॉम्पीट करने वाले रीजनल किंगडम में बदल गए, यानी कि छोटे छोटे किंगडम बन गए अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, रादर देन ए सिंगल यूनिफाइड एम्पायर. अब एक संगठित सिंगल एम्पायर यानी कि साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया, जो कि रीजनल थी, अलग अलग रीजन के हिसाब से थी. यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वाले मैप में, ये आपकी बुक से ही मैंने उठाया है वहां से, ए सिंप्लीफाइड मैप ऑफ ए फ्यू डायनेस्टीज इन नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड. 7th सेंचुरी के बाद से आगे की ये किंगडम्स है. जो गुर्जर प्रतिहार आप पढ़ेंगे इनके बारे में, चैप्टर में इन्हीं का जिक्र आया है. ये है राष्ट्रकूटाज. मेनली इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं, ये पालाज के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटाज के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के बारे में और चालुक्य के बारे में भी आप इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये चूंकि 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स है, तो इसलिए यहाँ पर ये ही जिक्र किए गए हैं. चलिए अब देखते हैं मेजर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. हर्षवर्धन, ये 606 से लेकर 647 सीई तक रहे. एसेंडेड द थ्रोन. एसेंडेड का मतलब होता है सिंहासन पर बैठना. थ्रोन कहते हैं सिंहासन को. ऑफ द पुष्यभूति वर्धन डायनेस्टी. ये पुष्यभूति वर्धन डायनेस्टी के सिंहासन पर बैठे. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज. और इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया. कहाँ से किया? थानेसर से कन्नौज में लेके आ गए. विच बिकेम द पॉलिटिकल हब ऑफ नॉर्थ इंडिया. हब का मतलब होता है सेंटर, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया का एक तरीके से पॉलिटिकल सेंटर बन गया. ही वॉज ए पैटर्न. पैटर्न कहते हैं संरक्षण, सपोर्ट, और जो बढ़ावा दे. और बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, पैटर्न बने उसके. और साथ में संस्कृत लिटरेचर के भी, जो संस्कृत में लिखा गया लिटरेचर उसके भी. ऑथरिंग प्लेज लाइक रत्नावली. इन्होंने खुद प्ले लिखे. ऑथरिंग का मतलब होता है राइटिंग. इन्होंने प्ले लिखा जैसे कि रत्नावली. हिज कोर्ट पोएट बाण भट्ट ऑथर्ड हर्षचरित. ये क्वेश्चन आपको फिलअप में आ सकते हैं. इनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था बाण भट्ट.
इन्होंने, या ऑथर का मतलब आप समझिए वर्ब के रूप में यूज हुआ है कि लिखा, रॉट। हर्ष चरित एक किताब लिखी और जिसमें हर्ष की बायोग्राफी यानी कि उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। और कादम्बरी, ये वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट नॉवेल्स, ये दुनिया का सबसे पहला नॉवल है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने भी पढ़ी है, संस्कृत में है ये। अब पढ़ते हैं पाला डायनेस्टी। गोपाला फाउंडेड बाय द पाला डायनेस्टी अराउंड 750 सीई। जो गोपाला था वो 750 सीई में पाला डायनेस्टी के द्वारा उसकी फाउंड किया गया था, उसकी नींव रखी गई थी। टू एंड रीजनल कैओस, कैओस का मतलब क्या होता है? अराजकता। टू एंड रीजनल कैओस इन बंगाल एंड बिहार, बंगाल और बिहार में कैओस को, अराजकता को खत्म करने के लिए ये पाला डायनेस्टी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और दे वर डिवोट फॉलोअर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, ये एक शाखा थी, ब्रांच थी बुद्धिज्म की। तो जो महायान बुद्धिज्म था उसके ये पक्के फॉलोअर्स थे। रूलर्स लाइक धर्मपाला फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो इनके धर्मपाला रूलर थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी एंड पेट्रोनाइज्ड नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, बड़ी, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। ये तक्षशिला और नालंदा दो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ केवल नालंदा का जिक्र हो रहा है। तो इन्होंने, पाला डायनेस्टी ने इनको भी पैट्रोनाइज किया था, अपना संरक्षण, अपना सपोर्ट दिया था। द गुर्जर प्रतिहार, तीसरे हैं गुर्जर प्रतिहार, जो मैंने मैप में अभी आपको दिखाया था। ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? बाय नाग भट्ट फर्स्ट। और ये वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न इंडिया में थी, जहां पर गुजरात है और राजस्थान रीजन है। दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू उज्जैन, इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी उज्जैन में। एंड लेटर कन्नौज, और बाद में कन्नौज में शिफ्ट करी। देयर मोस्ट पावरफुल किंग वॉज भोज, इनके जो सबसे फेमस राजा थे और पावरफुल भी थे वो थे भोज। ए डिवोटी ऑफ विष्णु, ये विष्णु भगवान के भक्त थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है समझने के लिए वो है ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। ट्री का मतलब है थ्री और पार्टाइट का मतलब है पार्टी, यानी कि तीन पार्टी वाला स्ट्रगल। स्ट्रगल किसे कहते हैं? संघर्ष। द कोर कॉन्फ्लिक्ट, कोर का मतलब होता है मेन, मेन संघर्ष क्या था? ए प्रोलॉन्ग जनरेशंस लॉन्ग वॉर, यानी कि बहुत लंबा, जो पीढ़ियों से चल रहा था ऐसा वॉर। फोर्ट बिटवीन थ्री मेजर पावर्स, ये तीन मेजर पावर के बीच में लड़े जाने वाला वार था। कौन थे ये तीन? ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी। गुर्जर प्रतिहाराज जो वेस्ट में थे, पाला जो बिहार वाले रीजन में थे, एंड राष्ट्रकूटास। टारगेट क्या था इनका? कंट्रोल ओवर कन्नौज, ये कन्नौज को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो मेन सिटी था, सेंटर था, भी आपने पढ़ा इसमें। एंड द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स, और ये गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाके में था। कन्नौज वॉज ए सिंबल ऑफ सॉवरेन स्टेटस, कन्नौज इस बात का प्रतीक था कि जो कन्नौज में होगा उसकी कंप्लीट पावर होगी एंड इकोनॉमिक वेल्थ, उसे बहुत धन दौलत वो कमा सकेगा। आउटकम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। अब जब ये लड़ रहे थे इतना तो उसका परिणाम क्या हुआ? द कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर एग्जॉस्टेड ऑल थ्री डायनेस्टी, तीनों का नुकसान हुआ। लगातार वॉर की वजह से तीनों डायनेस्टी थक गई, एग्जॉस्ट का थक जाना, लीडिंग टू देयर इवेंचुअल डिक्लाइन बाय द 10th सेंचुरी। और धीरे धीरे क्या हुआ? 10th सेंचुरी तक आते आते तीनों ही ये जो लीडिंग डायनेस्टीज थी अब ये कमजोर पड़ गई, वीक हो गई और डिक्लाइन इनका होने लगा, पतन होने लगा। अब है कश्मीर। कश्मीर वॉज ए मेजर सेंटर फॉर लर्निंग, कश्मीर ज्ञान का मेजर सेंटर था, जैसे संस्कृत, फिलोसॉफी, दर्शन एंड आर्ट्स। ग्रेट स्कॉलर
Like Abhinav Gupta was a product of कश्मीर शैवम ए स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट से मतलब होता है विचारधारा, यानी कि जो एक वहाँ की विचारधारा थी कश्मीर की शैवम, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा शैवम, तो उसकी विचारधारा से ये प्रभावित थे। कश्मीर एक्टेड एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, और कश्मीर बुद्धिस्ट लर्निंग का एक मेन इम्पोर्टेंट सेंटर था। स्कॉलर्स यानी कि विद्वान, मॉन्क्स भिक्षुक, रिलीजियस टेक्स्ट और जो धार्मिक किताबें थी, मूव्ड बिटवीन कश्मीर, तिब्बत, नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इन सारी जगहों पर इन स्कॉलर्स का, भिक्षुकों का, सबका आना जाना रहता था। कश्मीर, तिब्बत, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया। स्किल्ड कश्मीरी आर्टिजन्स, आर्टिजन्स कौन होता है? कारीगर। और स्किल्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट कश्मीरी आर्टिजन से स्कल्पचर, मूर्तियां थी, और मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटर से जो हाथ से पेंटिंग करते थे, वर हाईली वैल्यूड, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। द रीजन बीकेम ए हब, हब का मीनिंग क्या बताया था मैंने? एक बार मैं फिर बता देती हूँ, सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक इंटरेक्शन। इस प्रकार से ये रीजन बौद्धिक और आर्टिस्टिक कला का सेंटर बन गया। अब है किंगडम्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। द डेक्कन रीजन इंक्लूडिंग द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि सब कॉन्टिनेंट का बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट था, जिसमें ये भी शामिल था, वॉज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वकाटक डायनेस्टी, वकाटक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद सेवरल पावरफुल किंगडम्स एमर्ज्ड एंड कॉम्पिटेड फॉर कंट्रोल। एमर्ज का मतलब होता है केम अप, वो सामने आई, बहुत सारी पावरफुल किंगडम सामने आई और कंट्रोल के लिए आपस में ही कॉम्पीट करने लगी, कंपटीशन करने लगी। कॉम्पीट से ही कॉम्पिटिशन वर्ड बनता है, यानी कि उनमें होड़ लग गई। द चालुक्यास ऑफ वातापी, वातापी के चालुक्यास रूल्ड द वेस्टर्न डेक्कन फ्रॉम देयर कैपिटल वातापी, जिसे बदामी कहा जाता है। वेस्ट किधर है? अर्थात ये इंडिया का आप मैप देखते हैं तो वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है। अब चूंकि ये वेस्टर्न डेक्कन की बात कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट होगा। यहाँ पर वातापी नाम की जगह है। देयर ग्रेटेस्ट रूलर पुलकेशिन सेकंड फेमसली स्टॉप्ड हर्षवर्धन साउथवर्ड एक्सपेंशन एट द नर्मदा रिवर। इन्होंने ही, जब हर्षवर्धन साउथ में भी अपना एरिया, अपना रीजन बढ़ा रहे थे, तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने ही रोका था नर्मदा रिवर पर हर्षवर्धन के साउथ में आगे बढ़ने को। दे बिल्ट रिमार्केबल रोक कट केव टेम्पल्स, इन्होंने बड़े ही रिमार्केबल रोक को काटकर बनाए गए केव टेम्पल्स बनाए थे। अब है पुलकेशिन फर्स्ट, फाउंडेड का मतलब नींव रखी, चालुक्य डायनेस्टी की नींव रखी थी पुलकेशिन फर्स्ट ने। कब रखी थी? इन मिड 6th सेंचुरी CE, 6th सेंचुरी के बीच में। हिज ग्रैंडसन, जो उनका ग्रैंडसन था पुलकेशिन सेकंड, स्टॉप्ड हर्ष एंट्री साउथवर्ड, उन्होंने हर्ष के साउथ में आगे बढ़ने को रोक दिया था। ही एक्सपेंडेड द किंगडम, इन्होंने पुलकेशिन सेकंड ने किंगडम को आगे बढ़ाया। एंड इज नोन फॉर बिल्डिंग हिंदू एंड जैन केव टेम्पल्स, और ये बड़े फेमस हैं कि इन्होंने हिंदू और जैन केव के टेम्पल बनाए, जिनमें गुफाओं में टेम्पल थे। इन हिज कैपिटल वातापी, प्रेजेंट डे बादामी इन कर्नाटका, कर्नाटका में बादामी नाम की जगह पर। पुलकेशिन सेकंड कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, जिनका नाम था, रोट हिज विक्ट्रीज ओवर हर्षा, उन्होंने हर्ष के ऊपर पुलकेशिन सेकंड ने कैसे जीत हासिल करी इसके बारे में लिखा है। एंड अदर्स, और दूसरों के ऊपर भी जीत कैसे प्राप्त करी, इन ए वेरी पोइटिकल स्टाइल, अपने पोइटिकल स्टाइल में।
Away the Rajputas rose to power by overthrowing their overlords. ओवरलॉर्ड्स कौन होते हैं? राजाओं के राजा। वो कौन थे? चालुक्याज। उनको हराने के बाद ये पावर में आगे आए। फाउंडेड बाय दंती दुर्गा, और राष्ट्रकूटों की नींव रखी थी दंती दुर्गा ने। से रूल्ड फ्रॉम मैनी खेता, और मैनी खेता नाम की जगह से इन्होंने शासन किया। किंग अमोघ वर्षा फर्स्ट, जिन्हें की नृपतुंग भी कहा जाता था, वॉज ए फेमस रूलर नोन फॉर हिज पीसफुल रेन। रेन का मतलब होता है राज्यकाल। ये अपने शांतिपूर्ण राज्यकाल के लिए जाने जाते हैं। एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन कन्नड़ा एंड संस्कृत। कन्नड़ा लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने किताबें लिखकर भी अपना योगदान दिया। दे कमीशन द मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल एट एलोरा, और एलोरा नाम की जगह पर जो कैलाश टेम्पल है मोनोलिथिक शैली में बना हुआ, उसको भी इन्होंने अपना सपोर्ट दिया, कमीशन किया। द पल्लवाज ऑफ कांची। ड्यूरिंग द 7th century द पल्लवा डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक। 7th century में पल्लव डायनेस्टी अपनी पीक पर पहुंच गई अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड हिज सन नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इन दोनों के राज्यकाल में नरसिंह वर्मन फर्स्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड मम्मल्ला। इन्हें मम्मल्ला भी कहा जाता था, मीनिंग रेसलर और वॉरियर। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने ही नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हराया, जो कि खुद अपने आप में बड़े ब्रेव और पावरफुल किंग थे। एंड कैप्चर्ड देयर कैपिटल बादामी, और उनसे उनकी कैपिटल बादामी हथिया ली। देयर कैपिटल वाज कांची। इनकी कैपिटल थी कांची या कांचीपुर, प्रेजेंट डे कांचीपुरम, जो आज कांचीपुरम कहा जाता है। बिसाइड्स कल्चरल सेंटर, कल्चर का सेंटर होने के अलावा कांचीपुरम वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिक सेंटर। ये इकोनॉमी का सेंटर भी था। द पल्लवाज एस्टेब्लिश ट्रेड नेटवर्क थ्रू वेरियस सी पोर्ट्स। बहुत सारे अलग अलग सी पोर्ट्स पर पल्लवाज ने ट्रेड नेटवर्क बनाया। ट्रेड का मतलब व्यापार। ट्रेड किसे कहते हैं? व्यापार को कहते हैं। और सी पोर्ट से विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, और श्रीलंका से भी। दे रूल्ड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु फ्रॉम कांचीपुरम। कांचीपुरम से ही इन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर भी शासन किया। दे पाइनियर्ड द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। पाइनियर्ड का मतलब होता है सपोर्टेड। इन्होंने जो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर था, टेम्पल बनाने की कला थी, उसको सपोर्ट दिया। कंस्ट्रक्टिंग द शो टेम्पल एंड मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, जिसे मम्मलापुरम उस समय कहा जाता था, वहां पर इन्होंने रथ टेम्पल बनाए और शो टेम्पल बनाया। द चोलाज एंड पांड्याज। पांड्या, चेराज एंड चोलाज ऑल्सो ग्रीव पावरफुल अगेन। ये दोबारा से पावरफुल हो गए। द चोलाज रोज स्ट्रॉन्गली फ्रॉम द 9th century। 9th century से चोलाज ने आगे बढ़ना शुरू किया अंडर विजयालय एंड आदित्य फर्स्ट रूलिंग तमिलनाडु। इन्होंने तमिलनाडु पे शासन किया एंड पार्ट्स ऑफ आंध्रा। कोइंस एंड इंस्क्रिप्शन शो मैरीटाइम ट्रेड। जो उस समय के सिक्के मिले हैं, इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिले हैं, मतलब पत्थरों पर लिखे हुए मैसेज, वो बताते हैं कि कैसे मैरीटाइम का मतलब है सी से रिलेटेड, के सी से ट्रेड होता था। सी मैरीटाइम ट्रेड ऑफ पांड्याज विद। पांड्याज का किससे होता था ट्रेड? साउथ ईस्ट एशिया से, थ्रू पोर्ट्स लाइक कोरकई। पांड्याज कैपिटल वाज मदुरई। पांड्या की कैपिटल क्या थी? मदुरई। एंड बिल्ट रॉक कट टेम्पल। इन्होंने रॉक कट टेम्पल बनाया। एंड एंकरेज पोएट्स और कवियों को प्रोत्साहन दिया। पांड्याज गोट महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू तमिल। पांड्याज ने ही महाभारत को ट्रांसलेट करवाया तमिल लैंग्वेज में, विच इज मेंशन इन द कॉपर प्लेट, जो कि कॉपर की बनी हुई प्लेट्स में जिनका जिक्र किया गया है। ड्यूरिंग द 10th century पांड्याज वर डिफीटेड बाय द चोलाज। पांड्याज को चोलाज ने हरा दिया, बट दे री एमर्ज्ड 3 centuries लेटर।
एमर्ज का मतलब होता है केम अप अगेन, दोबारा से सामने आ गए, 3 सेंचुरी के बाद अर्थात 300 ईयर्स के बाद। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ, शासन कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी? डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात सारी पावर एक के हाथ में नहीं थी। द सामंत सिस्टम, किंग शेयर्ड पावर विद सबॉर्डिनेट रूलर्स, राजा पावर को अपने सबॉर्डिनेट रूलर से शेयर करते थे जिन्हें सामंत कहते थे। सामंताज प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट, जो सामंत होते थे वो मिलिट्री सपोर्ट देते थे अपने किंग को। एंड कलेक्टेड लोकल टैक्स, उनकी ड्यूटी होती थी लोगों से टैक्स इकट्ठा करना। व्हेन ए सेंट्रल किंग बिकेम वीक, और जब सेंट्रल किंग वीक हो जाता था, सामंत ऑफन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, तो जो सामंत होते थे वो अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देते थे, जैसे कि राष्ट्रकूटाज ने किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एम्पायर्स वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जो पूरा साम्राज्य था वो प्रोविंस में, जिसे कि भुक्तीज या राष्ट्राज कहते थे, इसमें डिवाइडेड था। विच वर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फिर ये और जिलों में डिवाइडेड था जिन्हें मंडल कहते थे। एंड इंडिविजुअल विलेजेस, और फिर उसके वो और भी आगे डिवाइडेड था गांव में, विलेजेस में। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैसे? विलेजेस मेंटेन कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, गांव के पास बहुत सारी अपनी ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता होती थी। रिचली डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन, जो बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, पत्थरों पर खोद के लिखना। लाइक द उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन हाईलाइट द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक विलेज असेंबलीज, जो विलेज असेंबली होती थी वो बड़े डेमोक्रेटिक तरीके को अपनाती थी, और उसको उसमें डिटेल में लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में। कौन से में? उत्तर मैरूर में, जो कि जिन्हें सभा कहते थे उस समय इन साउथ इंडिया। एग्रेरियन सिस्टम, एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर। द पीरियड सो ए मैसिव एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इस समय में बहुत ही लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर की लैंड बढ़ी। ड्रिवन बाय द रॉयल लैंड ग्रांट सिस्टम, ऐसा कैसे हुआ था? क्योंकि जो राजा होते थे वो लैंड ग्रांट कर देते थे, मतलब गिफ्ट में देते थे। वेगा दे किंग्स गिफ्टेड टैक्स फ्री लैंड टू ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को देते थे। इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड में, ट्रेड क्या होता है? व्यापार। ट्रेड नेटवर्क्स, सिल्क रोड लिंकेजेस एंड एक्टिव मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, दो अलग अलग हैं। सिल्क रोड, ये रोड वाला लिंकेज था, रोड लिखा है इसमें, और दूसरा था मैरीटाइम यानी कि समुद्र से। रूट कनेक्टेड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से, अरब वर्ल्ड से, ये सारी जगह इंडिया से कनेक्टेड थी इन दो रूट के द्वारा, सिल्क रोड लिंकेज और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के द्वारा। कहने का मतलब साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अरब वर्ल्ड में और इंडिया में आपस में ट्रेड होता था, व्यापार होता था। क्या एक्सपोर्ट करते थे? एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना। मेजर ट्रेड आइटम्स इंक्लूडेड इंडियन लग्जरी आइटम्स, जिसमें मसाले, स्पाइसेस, हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स, कपड़े, आइवरी, हाथी दांत, आइवरी कहते हैं हाथी दांत की बनी हुई चीजें, ज्वेलरी भी बनती थी, गिफ्ट भी बनते थे, एंड प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे जवाहरात। रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन क्या होता है? धर्म होता है। रिलीजियस हारमनी थी उसमें, हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल, मतलब अच्छा तालमेल था, अच्छा सामंजस्य था। प्लुरलिज्म थ्राइव्ड, प्लुरल का मतलब बहुत सारे धर्म फलते फूलते थे, एक साथ थे। एज रूलर साइमल्टेनियसली पैट्रोनाइज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि जो रूलर थे वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने हिंदुइज्म को भी किया, बुद्धिज्म को भी किया और जैनिज्म को भी किया। भक्ति मोमेंट इसके बाद आता है। दिस एरा मार्क द बर्थ ऑफ द अर्ली भक्ति मोमेंट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआती जन्म हुआ वहां पर। इसका एरा का मतलब होता है
युग पीरियड काल लेड बाय द अलवार्स। अलवार्स कौन होते थे? ये डिवोटी होते थे विष्णु के। एंड नयनार्स ये होते थे डिवोटीज ऑफ शिव। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। फोकसिंग ऑन पर्सनल डिवोशन रादर देन रिजिड रिचुअल्स। लेकिन ये बड़े कठोर, रिजिड का मतलब होता है कठोर, कठोर रीति रिवाज ना अपनाकर ये चाहे नयनार थे या अलवार थे, अपने निजी रहकर अपने अपने मत को मानते थे। इनकर्जन्स द पीरियड विटनेस फॉरेन प्रेशर। इस पीरियड में बाहरी ताकतों का प्रेशर हुआ, इंक्लूडिंग अटैक्स बाय द हुनाज। हुनों ने अटैक किया। अरब कॉन्केस्ट और अरबों ने जीत लिया सिंध को 712 सीई में अंडर मोहम्मद बिन कासिम। हिस्टोरिकल रिसोर्सेज knowledge of this era relies heavily on stone कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एरा की जो नॉलेज है वो ज्यादातर कहाँ से मिलती है, किस पे भरोसा करते हैं? या तो जो स्टोन पर कॉपर प्लेट पर खुदाई करके लिखा गया है, या जो सिक्के मिले हैं कॉइन्स, या जो उस समय की बिल्डिंग के अवशेष है, रूल्स कहते हैं अवशेष को। एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, या जो विदेशी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए उन्होंने जो वर्णन लिखा उससे मिलता है। जैसे कि चाइनीज पिलग्रिम ज़ुआन ज़ैंग इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। ये यहाँ पर चीफ डायनेस्टीज जिक्र किया गया है। इसमें पांड्याज एंड चेराज हैं, पल्लवाज एंड चोला हैं, ईस्टर्न चालुक्याज हैं, पालाज और वर्मन्स हैं, और पुष्य भूतीज और कारकोटास हैं, गुर्जर प्रतिहाराज, राजकोटाज और चालुक्याज। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में थे। जो साउथ की तरफ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस पिक्चर को देख के ये भी दिमाग में आप बात रख सकते हैं। जो इस चैप्टर में अलग अलग डायनेस्टी दी गई हैं उनको दिखाया गया है कि उनकी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन भी दिखाई गई है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।